हाय। वर्ल्ड वॉर टू हुआ था एक्सिस कंट्रीज और एलाइड कंट्रीज के बीच में। 4 सालों तक भयानक युद्ध के बाद फाइनली एक्सिस देशों की हार हुआ और वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हो गया। अब क्योंकि एलाइड कंट्रीज ये युद्ध जीत गया, इसीलिए एक्सिस देशों को इस खतरनाक युद्ध को शुरू करने का जिम्मेदार ठहराया गया और एक्सिस देशों को कड़ी पनिशमेंट दिया गया। अब क्योंकि इटली पहले ही सरेंडर कर दिया था, इसलिए वो बच गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया को आपस में 4 हिस्सों में बांट लिया गया और इटली से लीबिया को छीन लिया गया। लेकिन यहाँ एक बात मान नहीं सकता, जापान इतना खतरनाक युद्ध किया था चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में, तो जब जापान खुद को सरेंडर किया तब जापान को डिवाइड क्यों नहीं किया गया था जर्मनी की तरह? एक्चुअली जापान का भी पार्टीशन प्लान बनाया गया था। जापानीज सरेंडर के बाद एलाइड कंट्रीज ने तो कोरिया, ताइवान और मंचूरिया को तो जापान से छीन ली। फिर वो लोग मिलकर जापान को 4 हिस्सों में बांटने का एक प्लान बनाया, जिसका तहत एक हिस्सा सोवियत यूनियन को मिलेगा, शिकोकू आइलैंड रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिलेगा, एक हिस्सा ब्रिटेन को मिलेगा और बाकी हिस्सा अमेरिका को मिलेगा। फ्रांस को इससे बाहर रखा गया क्योंकि पैसिफिक थिएटर में उसका कोई योगदान नहीं था। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले ही विड्रॉ कर लिया क्योंकि उस समय चाइनीज सिविल वॉर पूरे ऑफ ऑन पर था और कुओमिंतांग पार्टी एक के बाद एक जगह को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथों खो रहा था। इसलिए वो इतने छोटे जगह पर इंटरेस्टेड नहीं था। वो शिकोकू के बदले ताइवान को ज्यादा प्रेफर करते थे। वर्ल्ड वॉर टू के पहले से ही साखालिन और कुरिल आइलैंड को लेके जापान और सोवियत यूनियन के बीच खिंचाव था। अब जापान सरेंडर करने के बाद सोवियत यूनियन भी मौके का फायदा उठाते हुए साउथ साखालिन और कुरिल आइलैंड को अपने कब्जे में लाया। लेकिन अब यहाँ से अमेरिका को प्रॉब्लम था। वो लोग देख चुके थे कि ईस्ट जर्मनी और नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है। कोरियन वॉर भी स्टार्ट हो गया और 2 सुपर पावर के बीच प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी को लेके। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ सोवियत बॉर्डर शेयर करे, और अगर एक बार जापान के अंदर कम्युनिज्म की सोच घुस जाए तो सत्यानाश। इसीलिए अमेरिका सोवियत को इस प्लान से हटा दिया और ब्रिटेन के लिए कुछ जगह रखकर अमेरिकन मिलिट्री पूरे जापान को कब्जा किया। सोवियत को अमेरिका कुरिल आइलैंड के बाद और नीचे आने ही नहीं दिया। अब ब्रिटेन को तो कॉलोनी पसंद ही है, इसलिए वो लोग रह गया। कुछ इंडियन और ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स इस इलाके को कब्जा करके रखा था। लेकिन एक तो ये जगह छोटा है और यहाँ पर खास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, और वर्ल्ड वॉर टू में तो ऐसे ही बहुत लॉस हो गया। तो ब्रिटेन के लिए इतना दूर अपना कॉलोनी मेंटेन करना बहुत खर्चा साबित हो रहा था। इसलिए वो लोग 1951 में पूरे जापान को अमेरिका के हाथों दे के चला गया। हाँ, ये कम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान अमेरिका का एक डोमिनियन, यूं कहे तो मिलिट्री ऑक्यूपेशन था। 1-2 साल नहीं बल्कि 7 सालों तक। इस टाइम पीरियड में इंपीरियल जापानीज आर्म फोर्स को तोड़ दिया गया। जापान में ऐसे ऐसे उद्योग लाया गया कि जापान पर कम्युनिज्म इन्फ्लुएंस खड़ा ही ना हो पाए। जापान की फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया। 1947 में जापान में एक संविधान बनाया गया और जापान की पूरी पावर राजा से हटा के एक पार्लियामेंट्री सरकार को दिया गया। ऐसे ही बहुत कुछ रिफॉर्म किया गया जापान के अंदर। फिर ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के तहत 1952 में जापान को पूरा सॉवरेनिटी दिया गया। तो ये थी आज की वीडियो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापानीज पार्टीशन प्लान को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।